नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया है, जिसमें 10th और 12th दोनों क्लासों का ऑब्जेक्टिव, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। दोस्त, आज हम लोग 10th क्लास के विज्ञान में भौतिकी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका पहला लेसन है प्रकाश का अपवर्तन। उसका हम लोग अपवर्तन और परावर्तन, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। दोस्त, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को 1 महीने तक मेरे चैनल के साथ जुड़कर देखिए। आपका ऑब्जेक्टिव 50 से 50 लाने की गारंटी इस शिक्षा साथी चैनल को है। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्त, मैं एक बात और बता दूं, मैं जो आपका क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखने के बाद आप एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं उसके इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्त, इसमें कुल मिलाकर के 138 क्वेश्चन हम लोग मिलेगा सॉल्व करने के लिए। मैं 138 क्वेश्चन के बाद आपको इस चैप्टर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में भर दूंगा, जिससे आप इससे बाहर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्त, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होगी, अर्थात हम कहें तो r बराबर 2f। तो फोकस दूरी 20 दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 होगी। ऑप्शन सी नहीं। नेक्स्ट, और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया हुआ है। तो कांच की एक समांतर पट्टी पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। दोस्त, अगर हम पट्टी लेते हैं और श्वेत किरणें तिरछी रूप से यहाँ डालते हैं, तो ये किरणें 7 रंगों में बिखर जाती है, 7 रंगों में बिखर जाती है। और ये जो लाल होता है, मतलब जिसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, वो कम विचलित होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता, जिसकी सबसे कम भेदन क्षमता होती है, वो सबसे अधिक विचलित होती है। तो अपवर्तन का क्या होगा? तो प्रकाश का 7 रंगों में बंटकर उसका विचलन होगा। इसका क्या होगा? विचलन होगा। इसका आंसर होगा ए। सबसे कम विचलित कौन होगी? तो लाल प्रकाश किरण। और सबसे अधिक विचलित कौन होगी? बैगनी अर्थात नीली प्रकाश की किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। दोस्त, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा 1 से कम होगा उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान। ठीक है, अब आवर्धन काहे मान कम होगा? दोस्त, उत्तल दर्पण में जितनी प्रतिबिंब बनती है ना, वो वस्तु से छोटी बनती है। क्या आप तो मालूम है ना कि उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। तो आवर्धन होता है v बराबर v बटा यू। अब देखिए, दर्पण का आवर्धन सूत्र है -v बटा यू। अब आप खुद ही बताइए कि जब ये v बटा यू है, तो v प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई यू है। वस्तु की ऊंचाई से हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा होगा, माने ऊपर वाला हमेशा छोटा होगा, नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो देखिए, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा। नहीं, अगर ये 2 होगा तो 1 होगा, अगर 3 होगा तो 2 होगा, माने हमेशा ही छोटा ही आएगा। इसका मतलब उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा? 1 आएगा। लेकिन सबसे अधिक उसका, अब देखिए 1 से तो कम आएगा, क्या होगा? 1 से तो इसका आवर्धन कम आएगा उत्तल दर्पण का, लेकिन उससे सबसे बड़ा आवर्धन कौन है? तो 1/2। तो आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण का आवर्धन का महत्तम मान कितना? तो 1/2। और फिर पूछेगा उत्तल दर्पण का आवर्धन होगा 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर, तो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम में आया हुआ है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। दोस्त, अवतल दर्पण में, और जो अवतल दर्पण है ना, वस्तु का सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है 2 स्थिति में। जब वस्तु को P पर रखते हैं ना, तो वस्तु प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और जब वस्तु को P और F के बीच रखेंगे ना, इसके बीच रखेंगे, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा तो प्रतिबिंब मन में करेगा, दर्पण से पीछे बनेगा। किधर बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा, और बड़ा बने। तो कुछ नहीं कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से बड़ा है। देखिए, ये सीधा का मतलब आभासी होता है। जहां अगर आभासी कह दे तो सीधा होगा,
सीधा कहे तो आभासी होगा, मैं सीधा आभासी दोनों एक ही है और वास्तविक उल्टा दोनों एक ही है। तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, तो ये एक ही स्थिति में होगा, पी और एफ के बीच में ही ऐसा हो सकता है। और साथ ही इसमें कंडीशन और है, दर्पण के पीछे भी बनता है। इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 2024 में ही, फोकस दूरी दोस्त, इससे 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स हैं हर साल, इससे 5 से 10 क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़िएगा अपवर्तन और परिवर्तन से। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या है। मतलब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और आवर्धन का मान धनात्मक। देखिए आवर्धन अगर धनात्मक होगा तो वस्तु सीधा बनेगी, अत्य ध्यान रखिएगा। आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वस्तु उल्टा बनेगी, ठीक है। आवर्धन धनात्मक है ना, इसका मतलब वस्तु सीधा बनेगा। और अवतल दर्पण में वस्तु सीधा कब बन सकता है, जब P और F के बीच रहेगा, जब P और F के बीच रहेगा। आप ध्यान से देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये देखिए P है, ये F है, कह रहा है कि जी फोकस दूरी 10 है, मैंने यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है, यहाँ तक का 10 है, तो आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु का मान क्या हो सकता है, तो वस्तु आप यहाँ से इधर इधर रख सकते हैं ना, माने 10 से कम दूरी पर आप वस्तु को रखिएगा तो आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, ये ध्रुव है, ये फोकस है, जैसे इधर बढ़िएगा ना, जैसे इधर बढ़िएगा यहाँ से इधर, तो आवर्धन का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब का जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगी ना वो और बड़ा होती चली जाएगी। यानी एफ से और पी के तरफ बढ़िएगा अवतल दर्पण में तो आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन ए आवर्धन का मान बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, देखिए अब ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, इसे कहते हैं पी एफ सी, इसी कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। अब खुद देखिए अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु P और F के बीच रहेगा, इसका मतलब चींटी P और F के बीच ही होगी, फिक्स है, क्योंकि जब प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है मतलब प्रतिबिंब चींटी कहाँ होगी, P और F के बीच होगी, ठीक है। तथा बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उसका जब चींटी जब चल रही है तो उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब चींटियां इधर चल रही होगी ना, कि एफ से पी की ओर जाने पर प्रतिबिंब क्या होता है, बढ़ता है, मतलब चींटी ऐसे जा रही है तो चींटी की गति किस दिशा में है, तो एफ से पी की ओर, माने फोकस से ध्रुव की ओर। अब देखिए फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 कर रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, जब आवर्धन ऋणात्मक है तो वस्तु उल्टा बनेगा, नहीं तो उस वस्तु का प्रकृति क्या होगा, उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। हम बोले हैं उल्टा का मतलब वास्तविक और सीधा का मतलब आभासी, ठीक है, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, उल्टा ढूंढिए इसमें कहाँ है, अब वास्तविक का सीधा ना, क्योंकि वास्तविक मतलब उल्टा तो होता है लेकिन सीधा नहीं होना चाहिए, आभासी सीधा नहीं, जब आवर्धन का मान धनात्मक होता है इसका आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन डी। देखिए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए दोस्त मान लीजिए अवतल दर्पण है, अगर ये देखिए, अगर ये इसका जो निचला भाग टूट जाए, इतना टूट जाए तो क्या होगा, तो दोस्त प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब उतना चटकार नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा दर्पण रहता तो ये प्रकाश को उतना ही अधिक मात्रा में परावर्तित करता, प्रकाश जितना अधिक परिवर्तित होकर उस वस्तु पर जाएगा, उस वस्तु वो वस्तु उतने चमकीला और तीव्र माने चटकार दिखेगी। अब दर्पण ही छोटा हो गया, दर्पण इतना बड़ा हो गया तो क्या ये अधिक मात्रा में प्रकाश की किरण को परिवर्तित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो वस्तु चटकार नहीं दिखेगी, अर्थात वस्तु तीव्र नहीं दिखेगी, वस्तु कम तीव्र दिखेगी, मतलब कम चटकार दिखेगी। तो वही आंसर होगा, अवतल दर्पण निचला हिस्सा टूट जाए, चाहे उसे निचला हिस्सा ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब कम और तीव्र बनेगा, माने कम चटकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। देखिए दोस्त वायु का हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.003 अर्थात 1 से हमेशा बड़ा होगा, क्या होगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा, वास्तव में 1 से अधिक होगा, ऑप्शन
बी। नेक्स्ट आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था 24 में, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? अब ध्यान से देखिए, तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.7, किरोसिन का 1.44। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ दोस्त, ये आपके एनसीईआरटी बुक में सेम डिटो दिया हुआ है। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.501, पानी का अपवर्तनांक 1.33, बर्फ का अपवर्तनांक 1.1, ये बर्फ का अपवर्तनांक है। ये अल्कोहल का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक है 1.36। इसका अपवर्तनांक आप ध्यान रखिएगा दोस्त, आपके एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक, इस सब आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, इसलिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, पानी के 1.33, तारपीन के 1.47, केरोसिन के 1.44, बेंजीन के 1.55। इतना हम याद करेंगे सर? देखिए दोस्त, याद तो करना पड़ेगा। आप अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक लिस्ट बना कर दिया हुआ, ब्लू से देखिएगा बॉक्स में बना कर दिया हुआ है सबका, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। सबसे कम किसका है? पानी का 1.33। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आती है, मानिए ये समतल दर्पण है, अब ये प्रकाश किरण लंबवत आती है, तो ये अगर इस दिशा में आती है, इसी दिशा में लौट जाएगी। क्या होगी? इसी दिशा में लौट जाएगी, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री, यानी परिवर्तन कोण कितना होगा? 0 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, देखते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? तो मैं जब आपका मॉडल सेट सॉल्व करा रहा था, तो मैं कहा था कि अवतल दर्पण, अवतल हम दर्पण कहें, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों सेम जैसा प्रतिबिंब बनाता है, सेम। और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम काम करता है, एकदम सेम। अवतल दर्पण कहेंगे, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ये लोग एक दूसरे से सेम काम करते हैं। अब खुद देखिए, आपसे क्या कह रहा है? अवतल लेंस, इसका मतलब अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस किसी का भांति काम करेगा? उत्तल दर्पण की भांति। और आपको मालूम है क्यों? देखिए, दर्पण सबको याद रहता है कि दर्पण का प्रतिबिंब ऐसा बनता है, वैसा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब अवतल लेंस एकदम उत्तल दर्पण की भांति काम करेगा, तो अवतल लेंस भी छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा बनाएगा और वास्तविक बनाएगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में देख दो, छोटा है, इसका आंसर होगा छोटा। ठीक है, वायु में अभिसारी लेंस है, मतलब देखिए अभिसारी लेंस कौन सा है? देखिए दोस्तों, अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस। कौन है? उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस अभिसारी लेंस। ध्यान रखिए, लेंस में उत्तल लेंस अभिसारी, इसका मतलब अवतल लेंस काची अपसारी, काची अपसारी। यही दर्पण में उल्टा हो जाता है, उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस अभिसारी है, तो दर्पण में अवतल दर्पण अभिसारी होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस अभिसारी, लेंस में उत्तल, दर्पण में अवतल अभिसारी। हम पहले ही बोले हैं कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस की भांति काम करेगा और उत्तल दर्पण अवतल लेंस की भांति काम करेगा। इसका मतलब है कि अगर उत्तल लेंस अभिसारी तो अवतल दर्पण अभिसारी, और अवतल लेंस अपसारी तो उत्तल दर्पण अपसारी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है दोस्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्त, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अगर मान लीजिए ये कोई लेंस है, प्रकाश से किरण आया और यहाँ से मुड़ गया, इसका मतलब ये लेंस की क्या है? क्षमता है कि प्रकाश को ये कितना मोड़ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की मोड़ने क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार अपवर्तन होता है? मतलब जल की जो एक गोलीय बूंद है ना, उसमें व्यास के अनुदिश अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो वो दो बार अपवर्तन होगी। क्या होगा? 2 बार अपवर्तन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ध्यान से देखो, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। देखिए, एक ये एक दर्पण है, एक दर्पण है ना,
नहीं, दो वक्रों से मिलकर बना हुआ है उत्तल लेंस, यानी इसके लिए एक फोकस होगा और इसके लिए एक फोकस होगा, क्योंकि देखिए ये दर्पण, ये दर्पण नहीं है ना। देखिए ये भी एक दर्पण है ना, ये भी एक दर्पण है, यानी इसके लिए भी कोई एक फोकस होगा और इसके लिए भी कोई एक फोकस होगा। यानी लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्त? दो होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्त समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, और आभासी को बोलते हैं क्या? काल्पनिक। हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। काल्पनिक मतलब सीधा, आभासी मतलब सीधा, वास्तविक का मतलब क्या होता है? उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, अवतल दर्पण में आवर्धित माने बड़ा, काल्पनिक माने सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ रखेंगे? दोस्त अवतल दर्पण में एक ही समय में प्रतिबिंब सीधा बनबे करता है, P और F के बीच रखेंगे तो दर्पण आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक माने सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो P और F के बीच, फोकस ध्रुव के बीच, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होगी? देखिए दोस्त, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैं पहले ही आपसे बोल चुका हूं। ठीक है, तो ऋणात्मक किसकी होगी? अवतल दर्पण की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो दोस्त उत्तल को अभिसारी और अपसारी किसको? अवतल को। दर्पण में अपसारी उत्तल को और अभिसारी अवतल दर्पण को। दर्पण में अपसारी हो जाएगा उत्तल, लेकिन अपसारी लेंस पूछ रहा है ना, अवतल। चलिए नेक्स्ट। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परिवर्तित किरण पुंज क्या होगा? इसका आंसर होगा अभिसारी। क्या होगा? अभिसारी। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो हमेशा एक के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु बराबर ही बनेगा ना। समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर बनता है और सीधा बनता है। सीधा बनेगा तो आवर्धन प्लस में होगा, अब बराबर बनेगा तो आवर्धन कितना होगा? एक के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? अब देखिए, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमेशा मिलेगा समतल दर्पण में, लेकिन उत्तल दर्पण में भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है। आभासी का मतलब सीधा। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण में बात ध्यान रखिए, अवतल दर्पण में भी तो यहाँ पे P और F के बीच एक बार सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा इसमें बन सकता है, इसमें भी बन सकता है और इसमें भी बन सकता है, यानी ऑप्शन डी मारेंगे इनमें से सभी। कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, माने हेहू मिल सकता है, एक बार इसमें मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। एक क्वेश्चन पूछता है, सूर्य डूबने और उगने से पहले रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका सी होगा, प्रकीर्णन होगा। नीला रंग है ना। चलिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो किरण क्या होती है? अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसका आंसर ये होगा। और यही किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या होगा? और ये वाला आंसर होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब से की ओर जाएगी, और सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अरे मेरे भाई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का है चाहे लेंस का है, फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस का है चाहे दर्पण का है, फोकस दूरी ऋणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट। चिन्ह परिपाटी निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की। अच्छा, ऑप्शन देखिए, उत्तल लेंस ऑप्शन ए में है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, ऑप्शन आंसर डी होगा, ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह पर पाटी की सभी दूरियां मापी जाती है। देखिए कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से मापते हैं। किस मापते हैं? हमेशा ध्रुव से मापते हैं। ये देखिए, ठीक है, हमें क्या मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। इसका मतलब हमें सारी दूरियां किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण का क्या संबंध है? देखिए दोस्त, एक बार अब बात ध्यान सुनिए। अगर ये देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, और देखिए ये देखिए ये हवा है और ये कांच है। ये क्या है? कांच है। तो देखिए हवा से, और ये ध्यान देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये देखिए ये हवा है और ये मान लीजिए कि पानी है। तो सघन ये है कि ये है ना। तो अगर वस्तु, अगर कोई किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो हवा से जा रहे पानी में, माने विरल से जा रहे सघन में, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अभिलंब कहाँ होगा? तो अभिलंब ये हम लोग का है, देखिए ये अभिलंब है, सीधे निकल रहा है। तो ये ऐसे नहीं निकलेगी, थोड़ा सा ये ऐसे को मुड़ जाएगी, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है सघन से विरल। अब इस कोण को आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस कोण को आई बोलेंगे, और इस कोण को, जो ये कोण बना है अभिलंब के साथ जो कोण बना है, इसको आर बोलेंगे। तो देखिए हवा यानी विरल से वो सघन की ओर जा रही है, तो अभिलंब के पास चल जा रही है ना, अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है ना, यानी आर का मान छोटा होगा आई से, क्योंकि ये देखिए अभिलंब से पास चले जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है, इसका मतलब आर का मान छोटा होगा आई से। और यही अगर वो सघन से विरल जाती, मतलब ये सघन रहता और ये विरल रहता, तो ये अभिलंब से ऐसे दूर भागती, या ये कोण बड़ा होता इससे। इसका मतलब अगर सघन से विरल जाएगी तो आर का मान जो होगा आई से क्या होगा? बड़ा होगा, और विरल से सघन जाएगी तो आर का मान जो होगा आई से छोटा होगा। तो इसका आंसर होगा आर का मान आई से बड़ा होगा, क्योंकि सघन से कहा जा रही है विरल, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी ना, ये अभिलंब होगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। हाँ, तो ये देखिए ये आर का मान आई से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। आंसर होगा मेरे दोस्त सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है? दोस्तों कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका, ऑप्शन मिट्टी होगा पक्का, देखिएगा। देखिए जल से हम लेंस बना सकते हैं, कांच से बनाएंगे और प्लास्टिक से बना सकते हैं, मिट्टी से हम नहीं बना सकते लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दोस्त देखिए क्षमता जिसे कहते हैं P होता है 1/f। अगर इसका मान 1 दिया है, इसका मान क्या दिया है? 1 दिया है, तो 1/f बोलो तो f बराबर कितना आ गया? 1। कितना गया? 1। और हमेशा दूरी को मापते हैं किसमें? मीटर में। अब देखिए लेकिन यहाँ तो दूरी मीटर में दिया नहीं है। पहला बात, फोकस दूरी पूछ रहा है किसका? उत्तल लेंस का। माइनस में तो होगा नहीं, बी और डी नहीं होगा। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? ऑप्शन सी। कितना? ऑप्शन सी, क्योंकि 1 मीटर होगा ना, 1 का मारा तो 1 मीटर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? देखिए दोस्त, जब भी समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, उत्तल चाहे अवतल लेंस में, उत्तल चाहे अवतल दर्पण में, ठीक है, या फिर किसी भी लेंस में, तो हमेशा फोकस के दुगने पर रखने पर समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसका मतलब इसका ये होगा कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अर्थात 2f पर रखिएगा तो समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, तो दर्पण और लेंस संभवतः होंगे। दोस्त जब फोकस दूरी माइनस हो गया ना, माइनस हो गया, तो ये अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, क्योंकि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, और यहाँ पे क्या है? फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, तो दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा।
इसका मतलब इसका आंसर होगा दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दोस्त दो नियम हैं। अच्छा, आप प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम देखिए कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाप रे, 12, 15, 15, 20, 21, 23, 24 मतलब साल में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। तो ठीक है, करें सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं? अब फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, किसी माध्यम में अपवर्तनांक मान कितना होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। इसका ये किसी माध्यम में प्रकाश का किसी माध्यम के अपवर्तनांक मान कितना होता है? साइन आई बटा में साइन आर। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस में होता है एक, अच्छा उत्तल लेंस कैसे होता है? ये ऐसे होता है ना, देखिए ये उत्तल लेंस है ना, तो बीच में देखिए मोटा है और किनारे किनारे क्या है? ये देखिए ये पतला है इधर दोनों जगह, इधर जो पतला है बीच बीच में मोटा हो चल जा रहा है, ये फिर पतला हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि बीच के यहाँ किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होगा? अब देखिए अवतल लेंस का आवर्धन होगा तो कोई भी लेंस हो, आवर्धन v बटा यू होता है, यानी ऑप्शन डी। और दर्पण का आवर्धन होता है माइनस v बटा यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोलीय दर्पण में फोकसांतर, फोकसांतर मतलब फोकस की दूरी, फोकसांतर मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकसांतर। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो हम बोले है ना, ए बराबर आर बाई टू हम कह दें, या चाहे हम कह दें आर बराबर 2f। यही है फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन इसको देखिए, ये आप बड़ा आर इसको लिखेंगे, ठीक है, छोटा आर नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, बड़ा आर बराबर 2f, ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं निर्गत कोण, कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अच्छा आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण कहते हैं आपतन कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? अच्छा, उत्तल लेंस की क्षमता में धनात्मक होता है तो पहला तो गोली मारो, ये होबे नहीं करेगा। अच्छा, अब क्षमता पर पी बराबर 1/f होता है ना। अब देखिए एक कितना दे दिया फोकस दूरी का मान? 1 दिया है, इसका मतलब 1 होगा इसका आंसर, नहीं यानी ऑप्शन बी होगा 1 डायोप्टर। 1/f रखना है, एफ मान क्या रखना है? 1 मीटर रखना है, 1/1 बराबर कितना होगा? 1, यानी 1 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए बार बार अवतल दर्पण पूछ रहा है भैया, अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं। आवर्धित माने बड़ा, और बड़ा ही बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। तो जब वस्तु को रखेंगे, अरे भैया P और F के बीच, बोल ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन ए देखो ना। हाँ, ध्रुव को हम दर्पण बोल सकते, ये देखिए ये दर्पण है ना, ध्रुव को हम दर्पण बोल सकते, दर्पण और उसके फोकस के बीच, दर्पण और उसके फोकस के बीच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनेगा? तो भैया हम बोले ना, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा। और लेंस इसके सेम होगा अवतल वाला, यानी जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाएगा वही प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण है, आ गया ना क्वेश्चन, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के जैसा काम करता है, उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। अब उत्तल लेंस है अभिसारी लेंस, तो अवतल दर्पण में क्या होगा? अभिसारी दर्पण। ठीक है, और अभिसारी दर्पण होता है इसी कारण से हम लोग इसका उपयोग करते हैं सौर कुकर में, इस सूर्य के किरणों को यह अभिसरित कर देता है और भी खाना पक जाता है। ठीक है, अभिसरित मतलब करना कि एक साथ सारी किरणों को इकट्ठा कर देना। ठीक है, चलिए, यानी अवतल दर्पण अभिसारी है तो उत्तल दर्पण अपसारी है। अच्छा, उत्तल लेंस क्या है? तो अभिसारी है। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों अभिसारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होगा। अरे भैया, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब छोटा होगा,
सीधा होगा, सीधा का मतलब आभासी होगा, आभासी मतलब काल्पनिक होगा। तो फिर छोटा ढूंढिए, बड़ा तो होगा नहीं, छोटा होगा और काल्पनिक होगा, काल्पनिक मतलब सीधा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा का मतलब काल्पनिक, वास्तविक तो होगा नहीं। अच्छा, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो भी इसमें भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक होगा नहीं। वास्तविक से बनता है किसमें? अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में सिर्फ अवतल दर्पण में ही बन सकता है और बड़ा बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो दोस्त, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा बोले तो काल्पनिक, काल्पनिक बोले तो आभासी और वस्तु के बराबर, ठीक है। इसका आंसर होगा काल्पनिक होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्त समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बराबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है छोटा, तो बचा का चीज अवतल दर्पण नु। इसका आंसर होगा ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक मतलब सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में दोस्त। समतल दर्पण में आभासी तो बनता है लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, छोटा नहीं बनता है। और हमेशा अवतल दर्पण में भैया आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी बनता है। आभासी बनता है एक की स्थिति में, पी और एफ के बीच की स्थिति में सिर्फ एक बार, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और इसी कारण तो हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, माने पश्च दृश्य के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पीछे आने वाले अपने वाहनों को छोटा करके और सीधा करके दिखाता है। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा? अरे भैया, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की, ये गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कहते हैं फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछ रहे संबंध, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ का क्या संबंध है मेरे भाई? तो एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए तो एफ बराबर आर बाई टू या आर बराबर 2f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? देखो, हजामत बनाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, वाहनों के सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। और रोगियों के आंख कान नाक चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, रोगियों की नाक आंख कान गले आदि की जांच के लिए जो डॉक्टर देखते हैं ना, किसी रोगी का आंख कान नाक को देखता है, अर्थात उसे बड़ा करके देखता है। अगर अगर रोगियों के जो डॉक्टर होता है वो नाक आंख कान को देखता है तो वो एक देखते दर्पण लगाता है, तो क्या करता है दर्पण ना, कि वहाँ ये जो नाक कान गला जो है ना, इसको उस प्रतिबिंब को, उस वस्तु जहाँ पे जो देखना चाहता है आंख के अंदर नाक के अंदर कान के अंदर, तो उसको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो नाक कान गला जांच के लिए डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी से कितनी हो? दोस्त ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी ना, अगर इसको पानी में डाल देंगे, पानी में ना, तो ये हवा की जो हवा माने बाहरी, मान लिया ऐसे कि हम हवा के बारे में बीच में ही है ना, अगर बाहर कोई उत्तल लेंस रख दिए तो हवा के बीच में है, जैसे उसको हम पानी में डाल दिए तो पानी बीच में आ गया, तो जैसे उसको हम पानी में डालेंगे ना तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी से अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी। आपके आंसर में दोस्त दिया है कम होगी, जबकि ये गलत है, ठीक है। फोकस दूरी पानी में डालने से लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी लेंस हो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस हमेशा अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, हम बोले हैं ना, अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। उत्तल लेंस बोल दिया, आप इसको सोच लीजिए ना, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त, इसमें प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। सीधा एक एक कंडीशन बनता है जब पी और एफ के बीच, इसका मतलब उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा और उल्टा भी बनेगा। अब देखिए जो लिखा है बराबर तो बनेगा नहीं, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा इनमें से कोई तो होगा नहीं। वास्तविक और सीधा, देखिए वास्तविक माने उल्टा होता है तो सीधा कहाँ से आ गया, नहीं वास्तविक और सीधा एक साथ कभी हो ही नहीं सकता, वास्तविक और उल्टा होना चाहिए यहाँ लाइन पे, यानी इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनाता है, वास्तविक का मतलब उल्टा, तो उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब उत्तल लेंस किस तरह काम करेगा, अवतल दर्पण की तरह काम करेगा ना। अब अवतल दर्पण की तरह काम करता है, खुद ही बताइए कि अवतल दर्पण में काल्पनिक मान सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं। इसका मतलब ये भी है कि उत्तल लेंस में भी जब वस्तु को यहीं रखेंगे तब प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंस और फोकस के बीच रखेंगे तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसका आंसर देखते हैं, फोकसांतर से कम दूरी पर, क्यों देखिए यही ना फोकसांतर है जी, यही ना फोकसांतर है, इससे कम दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता होती है दोस्त, लेंस की क्षमता अर्थात P बराबर होता है 1/f, यानी फोकस के व्युत्क्रमानुपाती का होता है, फोकस के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन सी देखिए, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती लेंस की क्षमता होती है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब बिंब को f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए उत्तल लेंस जैसे कहा ना, तो उत्तल लेंस काम करेगा अवतल दर्पण की भांति। तो एक काम कीजिए, आप खुद ही अवतल दर्पण सोच लीजिए, अवतल दर्पण का जब यहाँ रखिएगा अवतल दर्पण को ना, तो ये देखिए ये इसका f है और ये इसका c है, c बोलते 2f है, इसे दुगना है ना। जब इसके और इसके बीच अवतल दर्पण वस्तु रखिएगा ना तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब इधर बनेगा, 2f से इधर बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसका मतलब उत्तल लेंस में भी जब f और 2f के बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका मतलब बड़ा बनेगा और वास्तविक का मतलब उल्टा बनेगा। ऑप्शन ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। अब देखिए एक वक्रीय हो गया और एक वक्रीय हो गया। अब देखिए एक वक्रीय हो गया, एक वक्रीय हो गया। ये देखिए दो वक्र से घिर के बना है ना, ये बना है दो वक्र से घिर करके, तो दो वक्र से घिर कर बना ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, गोलीय लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करते हैं। देखिए दोस्त, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष को दूर करते हैं उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से। ठीक है, और देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं अवतल लेंस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। देखो ये दर्पण है, दर्पण के सामने जो अगर बिंब रखेंगे तो बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी, क्योंकि देखिए ये दर्पण के बाएं तरफ है ना, दर्पण के बाएं तरफ है तो प्रतिबिंब की दूरी भले वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, हम प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 71 नंबर है कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों। देखिए दोस्त, अच्छा लेंस का थोड़ा फिगर देखिए, ये और ये अवतल लेंस है ना, तो इसके लिए एक सी होगा और एक एफ होगा। इसके लिए भी देखिए ये खुद देखिए आप, इसके लिए भी एफ होगा और एक सी होगा।
तो ये दो वक्र से मिलकर बना है। प्रत्येक वक्र के लिए वो फोकस होगा और एक वक्रता केंद्र होगा, एक फोकस होगा और एक वक्रता केंद्र होगा। इसका मतलब ये दो वक्र से मिलकर बना होता है, इस कारण से इसका दो वक्रता केंद्र और दो फोकस होता है। अगर हम उत्तल लेंस की बात कर लें, देखिए एक ये वक्र एक ये वक्र, इसके लिए एक सी होगा और एफ होगा, इसके लिए एक एफ होगा और एक सी होगा। इसी कारण से ये दो वक्र से मिलकर बना होता है, इस कारण से इसका दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होता है। दोस्त आप हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में इतना ही करेंगे। पार्ट 2 से हम लोग 72 से आगे बढ़ेंगे। ये दोस्त वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में।